हेलो एवरीवन। सो ये है बेटा हमारा एंजाइम सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसो एंजाइम्स और मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आइसो एंजाइम्स की, आइसो एंजाइम जिनको कॉमनली आइसोजाइम भी बोलते हैं, इसका मतलब बेटा ये होता है जब एक सेम एंजाइम, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अंदर अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, आइसो एंजाइम। मतलब एक ही एंजाइम है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन उसके जो फिजिकल फॉर्म्स है, उसके जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है, और डिफरेंट फॉर्म्स में होने की वजह से वो अलग अलग टिश्यू में उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल एंजाइम दैट कैटलाइजेस द सेम केमिकल रिएक्शन, क्योंकि है तो ये एक ही एंजाइम, ठीक है, एक ही एंजाइम है, एक ही टाइप के रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज अलग है मतलब क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग है, स्पेसिफिकली इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएं या इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करवाएं तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से ये जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रन करते हैं तो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, काइनेटिक कॉन्स्टेंट्स अलग होते हैं, रेगुलेशन अलग होता है। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट जीन्स और डिस्टिंक्ट एलील। अब ये बने क्यों? क्योंकि या तो ये डिफरेंट जीन्स के थ्रू कोड करे गए हैं या फिर डिफरेंट अलील्स के थ्रू कोड करे गए हैं। और जब हम डिफरेंट जीन या डिस्टिंक्ट जीन बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि सेम डीएनए फ्रेगमेंट है, लेकिन उसमें लोकस अलग अलग है, पोजिशन अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंस, और कभी कभी इनके जो लोकेशन होती है वो अलग अलग टिश्यूज या अलग अलग ऑर्गन हो सकते हैं। हो ऐसा पॉसिबल है कि एक आइसोजाइम जो है वो एक टिश्यू में प्रेजेंट है और दूसरा आइसोजाइम जो है वो दूसरे टिश्यू में प्रेजेंट है। इसके बेटा दो सबसे 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस और दूसरा है क्रिएटिन काइनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस बेटा 5 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि यहाँ पे 4 H यूनिट है। ठीक है, LDH1 के अंदर बेटा 4 H4 होते हैं, LDH2 के अंदर क्या होता है, 3 H होते हैं और एक M होता है। ठीक है, यहाँ पे LDH3 गलत मेंशन है, LDH3 में हो जाएगा H एक और कम हो जाएगा और M बढ़ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा H2 एंड M2। उसी तरह LDH4 के अंदर हो जाएगा H3 और M1, और LDH5 के अंदर हो जाएगा M4 लेवल। ये आप यहाँ से देख सकते हो, इस डायग्राम में ये क्लियरली सही मेंशन है। LDH1 जो है H4, LDH2 जो है वो H3M है, LDH3 में H2M2, LDH4 में HM3, मतलब एक H यूनिट है, 3 M यूनिट होंगे, और LDH5 के अंदर चारों M यूनिट होंगे। और इनकी लोकेशन, जैसे हमने कहा कि ये अलग अलग लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, तो LDH1 जो है वो ज़्यादातर हार्ट, RBCs वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, LDH2 जो है वो WBCs में मिल सकते हैं, LDH3 स्प्लीन या लंग में, LDH4 किडनी प्लेसेंटा में, और LDH5 जो होता है वो ज़्यादातर हमें स्केलेटल मसल टिश्यूज में मिलता है। ठीक है, LDH जो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, उसका बेटा मेन काम क्या है, पायरुवेट को कन्वर्ट करना लैक्टेट में ड्यूरिंग लैक्टेट फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। उसी तरह जो दूसरा मेन आइसो एंजाइम होता है वो होता है क्रिएटिन काइनेस। क्रिएटिन काइनेस को हम CK बोलते हैं। इसके बेटा तीन फॉर्म है, CK1, 2, 3। एक होता है BB, एक होता है MB और एक होता है MM। यहाँ पे B वर्ड जो है वो रेफर कर रहा है ब्रेन को, और M वर्ड जो है वो रेफर कर रहा है बच्चे मसल को। ठीक है, तो BB ये सोलली ये वाला क्रिएटिन काइनेस मिलता है ब्रेन में, MB जो है वो मिलता है हार्ट में, और क्रिएटिन MM जो है वो होता है स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, क्रिएटिन काइनेस का काम क्या है, क्योंकि ये काइनेस है तो ये फॉस्फोराइलेट करता है। बेसिकली ये क्रिएटिन में फॉस्फोराइलेशन करके उसको फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, आइसो एंजाइम हमें पता चल गया कि सेम एंजाइम है, सेम केमिकल रिएक्शन कर रहा है, बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। ये ज़रूरी क्यों है, ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है अडेप्टेशन करना, मतलब कि डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंटली फंक्शन कर रहे हैं और उन फंक्शन को इन्हांस करने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि HLDH जो है हैंडल करता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म हार्ट में, जो मसल वाला पार्ट है MLDH जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को स्केलेटल मसल में हैंडल करता है। उसके अलावा ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में इन्फेंट टू अडल्ट स्टेज तक आते आते जब बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तब भी ऐसा देखा जाता है कि मान लो फीटल लाइफ में, इन्फेंट लाइफ में या नियोटेनी टाइम में जो एंजाइम है वो डिफरेंट फॉर्म का है, और जब अडल्टहुड तक पहुंचेंगे तो एंजाइम की जो फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट रेगुलेट करता है हॉर्मोन्स को, इनहिबिटर्स को, KM Vmax जो हम कैलकुलेट करते हैं उन सब में परफॉर्म करते हैं एफिशिएंटली। डायग्नोस्टिक यूज, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइसोजाइम्स इन प्लाज्मा इज पावरफुल टूल फॉर टिश्यू स्पेसिफिक डैमेज। अगर हम किसी स्पेसिफिक टिश्यू की कंडीशन को जज करना है तो उसके डिफरेंट आइसोजाइम की हेल्प से हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CK3MM या CKMM जब हाई होगा तो वो मसल डैमेज को डायग्नोस करेगा। अगर CKMB होगा तो वो एक स्टैंडर्ड है जो MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोस करता है। या फिर CK1 जो होगा
जो बीबी वाला होता है वो करेगा बेसिकली ब्रेन हेल्थ को या ब्रेन टिश्यू डैमेज को डायग्नोस करेगा। ठीक है, उसी तरह जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम हो गया, आइसो एंजाइम हो गया, क्रिएटिन काइनेस हो गया, इसके अलावा बेटा हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो आप सिग्निफिकेंस का स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक बचे हमारा है मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स एज द नेम सजेस्ट, मल्टी मतलब मैनी, एंजाइम जब काफ़ी सारे एंजाइम यूनिट्स बन के 3, 4 या 5 डिफरेंट एंजाइम यूनिट बन के एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और एज अ सिंगल यूनिट काम करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली अ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कि मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि अलग अलग प्रोटीन से बना हुआ है, कंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ वन और मोर डिफरेंट एंजाइम जो कि नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है, मतलब उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है और वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही हैं 2 और मोर सिक्वेंशियल स्टेप। क्योंकि बेटा अब यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ नॉन कोवलेंटली बाइंड है, तो क्या होगा अलग अलग यूनिट अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मतलब कि जो डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे हैं, सिक्वेंशियल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो इनके अलग अलग यूनिट के थ्रू परफॉर्म हो जाएंगे। तो फिर ऐसे एंजाइम का मल्टी एंजाइम का फ़ायदा क्या है? मल्टी एंजाइम का फ़ायदा है ये इन्हांस करता है कैटालिटिक एफिशिएंसी को। प्लस अभी जब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये स्पीड अप करता है क्योंकि अब सारे यूनिट जो हैं वो एक ही जगह पे प्रेजेंट है। अदरवाइज क्या होता है एक एंजाइम के साइटोप्लाज्म के किसी और पार्ट में होता है, दूसरा एंजाइम सेल के किसी और पार्ट में, तीसरा एंजाइम सेल के किसी और पार्ट में, तो सबस्ट्रेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता रहता है। लेकिन मल्टी एंजाइम के केस में क्या होगा, जो भी एंजाइम का कॉम्बिनेशन है वो सारा एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो जितने भी रिएक्शंस होंगे वो वहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, सबस्ट्रेट चैनलिंग, इंटरमीडिएट्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड बिटवीन एक्टिव साइट, क्योंकि सारे एंजाइम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो एक से जो इंटरमीडिएट बना वो फटाफट से दूसरे पे चला जाएगा। फास्टर रिएक्शन रेट बढ़ जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो गया। इंटरमीडिएट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे। कॉम्प्लेक्स कैन बी रेगुलेटेड एज सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिवेंट सिंथेसिस ऑफ अननीडेड इंटरमीडिएट्स। ठीक है जी। सो अगर हम देखें मल्टी एंजाइम में हमने बोल दिया कि एसोसिएशन है, सेवरल अलग अलग एंजाइम एसोसिएटेड है, नॉन कोवलेंटली बाइंड है, स्टेबली एसोसिएटेड है, प्रोडक्ट ऑफ वन एंजाइम जो है वो दूसरे एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट बन जाता है उस जगह को छोड़े बिना। यहाँ पे एडवांटेज एफिशिएंसी और रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट्स आर क्विकली चैनल फ्रॉम वन एक्टिव साइट टू द नेक्स्ट। जो एक एंजाइम से सबस्ट्रेट निकला वो इजिली वहां से निकल के दूसरे पे चला जाएगा और तीसरे पे चला जाएगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। रिड्यूस कर रहा है साइड रिएक्शन, क्योंकि बेटा अदरवाइज अगर एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना और वो ट्रांसपोर्ट होकर सेल के किसी दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं तो इन बिटवीन वहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं जिसमें वो यूज अप हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। बट अगर मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है तो इंटरमीडिएट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, वहीं पे सारे रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट को, प्लस कॉम्प्लेक्स जो है वो कंट्रोल होता है एज अ सिंगल यूनिट। तो फीडबैक मैकेनिज्म से या फीडबैक इनहिबिशन से पूरा यूनिट एक ही साथ कंट्रोल हो जाता है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेकिन जो मेन एग्जाम्पल है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये सबसे मेन एग्जाम्पल है। FAS फैटी एसिड सिंथेस, ये भी एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा ट्रिप्टोफैन सिंथेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स के बाद। तो पहला एग्जाम्पल है बेटा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स PDH। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है, पायरुवेट को चेंज करना एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि हमारा लिंक रिएक्शन है, वहाँ पे ये एंजाइम काम करता है। अब इसके अंदर 3 एंजाइम यूनिट कंबाइन है, E1, E2 एंड E3। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस, दूसरा एंजाइम है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, और थर्ड एंजाइम है डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, 3 एंजाइम यूनिट है और बेटा इन 3 एंजाइम यूनिट के साथ देयर आर 5 कोफैक्टर्स भी जो है वो यूज हो रहे हैं जिनके बारे में अब अभी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें फैटी एसिड सिंथेज की, फैटी एसिड सिंथेज के अंदर 7 डोमेन्स है। जैसे कि यहाँ पे 3 एंजाइम थे, यहाँ पे FAS के अंदर 7 डोमेन्स प्रेजेंट है। उसके अलावा कोफैक्टर्स वगैरह प्रेजेंट है, प्लस ये एक होमोडाइमर है। ये क्या है, एक होमोडाइमर, मतलब कि ये जो 7 डोमेन्स है ऐसा ही एक और यूनिट अटैच होता है, ऐसे 2 यूनिट्स डाइमर बनता है तो जाके ये एंजाइम कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम इसके नाम देखें KS मतलब कि कीटोअसाइल सिंथेज, MAT मेलेनॉयल एसिटाइल ट्रांसफरेज, DH दैट इज डिहाइड्रेटेज, उसके बाद इनॉयल रिडक्टेज, कीटोअसाइल रिडक्टेज, असाइल कैरियर प्रोटीन और थायोएस्टरेज। ठीक है, इन सब यूनिट्स के नाम याद रखने इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आप मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो तो।
ठीक है। अब आ जाते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज पे। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या करता है बेटा, ये पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में और ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे CO2 भी रिलीज होता है। इसको हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस को TCA से लिंक करता है, बिकॉज पायरुवेट TCA में एंटर नहीं कर सकता लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम में TCA में एंटर करेगा, तो इसीलिए पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये रिएक्शन हो कहाँ पे रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसका अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो पायरुवेट कोएंजाइम ए और NAD+ मिलकर बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, CO2 रिलीज होता है, NADH+ H+ निकल जाता है। ठीक है। कॉम्पोजिशन मेन है, जो अगर हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सबसे मेन पार्ट हमें कॉम्पोजिशन याद रखना है। ये 3 यूनिट से बना हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, जो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि CO2 जो रिमूव हो रहा है वो E1 की वजह से रिमूव हो रहा है। ठीक है। इसको 2-ऑक्सो एसिड डिहाइड्रोजन भी बोलते हैं। उसके बाद डाईहाइड्रोलाइपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये बेटा सेंट्रल कोर मतलब सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये ट्रांस एसिटाइलेशन, जो एसिटाइलेशन हो रही है मतलब जो एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ये उसमें हेल्प कर रहा है। तीसरा है डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजनेज, ये क्या कर रहा है, वापस से रीजनरेट करता है ऑक्सीडाइज्ड E2 को। ठीक है। और यहाँ पे अब जरूरत है 5 कोएंजाइम्स की, तो वो कोएंजाइम के नाम याद रखना जरूरी है। पहला है TPP, दैट इज थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि E1 के साथ बाइंड है। दूसरा है लिपोइड या फिर जिसको लिपोअमाइड बोलते हैं, ये लाइसिन के साथ लिंक्ड होता है, ये सेकेंड एंजाइम के साथ लिंक्ड होता है। उसके अलावा कोएंजाइम A जरूरी है, FAD जरूरी है और NAD+ जरूरी है। तो ये 5 कोएंजाइम्स और 3 एंजाइम्स का नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि डीकार्बोक्सिलेशन होती है और उसके बाद फिर जो एसिटाइल ग्रुप होगा ना बेटा, एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, लाइपोइल के ऊपर। ठीक है। एंड फिर उसके बाद में उसका फिर रिडॉक्स रिएक्शन में हो जाएगा। रेगुलेशन में यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म होता है, तो अगर एंड प्रोडक्ट जो है वो बढ़ने लग जाते हैं तो वो उस साइकिल को ब्लॉक कर देंगे। तो अभी के लिए हम इसके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन या रेगुलेशन स्टडी नहीं कर रहे, अभी के लिए हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, और उन एग्जाम्पल्स में वो मल्टी एंजाइम है तो मतलब उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट है। दूसरा मेन एग्जाम्पल जो हमें याद रखना है दैट इज FAS कॉम्प्लेक्स, दैट इज फैटी एसिड सिंथेज या फैटी एसाइल सिंथेज भी बोलते हैं। ठीक है। ये एक लार्ज मल्टीफंक्शनल प्रोटीन है जो कि सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में यूज होता है। ठीक है। यहाँ पे हमने भी पहले भी पढ़ा था कि टोटल 7 डोमेन्स है, KS दैट इज कीटो एसाइल सिंथेज, MAT, DH, ER, KR, TE और ACP, और इन सबको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ACP जो है एक्चुअली वो एक कैरियर प्रोटीन है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये फंक्शन करता है होमोडाइमर की तरह। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि 7 यूनिट्स हैं, और ये 7 यूनिट्स क्या होंगे, ये एक मोनोमर हो गया, उसी तरह ये दूसरा मोनोमर होगा, ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो होमोडाइमर, सेम यूनिट्स का डाइमर बन रहा है, और वो काम करेगा एज अ फंक्शनल एंजाइम। ठीक है। FAS का मेन काम क्या है, फैटी एसिड सिंथेसाइज करना। अगर आपने फैटी एसिड सिंथेसिस पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे मेन 4 रिएक्शन रिपीटेडली होते हैं, दैट इज कंडेंसेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन और रिडक्शन, CR/DR हम ऐसे याद रख सकते हैं। हर एक साइकिल कंप्लीट होने पे 2 कार्बन ऐड होते हैं फ्रॉम मेलेनॉइल कोएंजाइम A। ठीक है। अगर पैल्मिटेट बनाना है मतलब कि 16 कार्बन का एक फैटी एसिड बनाना है तो वहाँ पे टोटल 7 साइकिल्स होंगे। इफ़ यू वांट कि हम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में या पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के बारे में, फैटी एसिड सिंथेसिस के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़े, उनका रिएक्शन, उनका कॉम्पोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, उनका रेगुलेशन, सो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू डू दैट। बट अभी के लिए क्योंकि हमें एक शॉर्ट ओवरव्यू चाहिए आइसोसाइन्स और मल्टी एंजाइम में, सो वी आर डन विद दिस थिंग। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप दिस वीडियो इज यूजफुल एंड ऑल द बेस्ट।